हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे वेलकम करता हूं। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो आने वाले 18 दिन हैं उसके अंदर हम पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, 12th क्लास की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, है ना। और साथ ही साथ हम सारे चैप्टर्स के PYQs भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब जैसे कि अगर मैंने आपको जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट करा दिया तो उसके साथ मैं आपको उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पिछले 10 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सब चीज़ों को कंप्लीट कराते हुए तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ का जो बोर्ड 2025 के लिए ये सीरीज़ है जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, उसका जो पहला चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पेन और पेपर निकाल लीजिए और जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको मेक श्योर कीजिए कि आप लिख लिख के पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि बिना लिखे जो डेरिवेशन है खास करके उसको तो आप साथ साथ लिखेंगे ही लिखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आप बेसिक जो होगा, और वैसे भी इस पूरे चैप्टर का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसका जो पूरा PDF होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो डेरिवेशन वाला पार्ट है कम से कम, और जो डायग्राम है, जो ग्राफ होगा, वो सबको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से साथ साथ लिख के देखिए। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको मन में लगता रहेगा कि मुझे आ गया है, लेकिन फिर वो बात बनेगी नहीं। तो क्योंकि अब टाइम नहीं है, और अब अगर हमने नहीं पढ़ाई करी तो अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। तो बेटर है कि आप लोग जब आप शुरू हुए हैं पढ़ने के लिए तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए, है ना। और जो बेस्ट तरीका है जिसमें कि हम लिख लिख के चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें कवर करूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है इसके अंदर बच्चों, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना। कि चार्ज आखिरकार क्या है। तो चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को या तो प्रोड्यूस कर सकता है, और या तो वो क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। और दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का, जैसे कि मास होता है। लाइक अगर एक बॉडी है, मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, तो अब ये पेन है तो हम ये डिबेट नहीं करते ना कि इसके पास मास क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी न किसी मैटर से मिलकर बना है, और मैटर है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास क्या होगा, मास होगा। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी है तो उसके पास चार्ज तो होगा ही। तो मास की तरह ही ये क्या है, एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का। हाँ, जब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बॉडी पे आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि उसका जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अगर बड़ा चार्ज होगा उसके पास कोई छोटा चार्ज आएगा तो बड़ा चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और छोटा एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली तो देख रहे हो कि छोटा वाला क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और बड़ा वाला क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से ये चार्ज की डेफिनेशन होती है। अब रही बात इसकी कि भाई चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, हम सबको पता है, और ऐसा यूनिट ही लेना है इसका। इसके सीरियस यूनिट भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज है वो क्या है कि ऐसा यूनिट से ही हमारा काम चल जाएगा, दैट इज कूलम। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या करता है बच्चों, रिपेल करता है। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड पता हो और यूनिट पता हो तो इससे काम चल जाता है। तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज बॉडी पे आता कैसे है ना। मतलब कैसे हम बोलेंगे कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया। तो जैसा कि हमें पता है कि हर बॉडी क्या होता है, अल्टीमेटली हर एटम कह लें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पहले उतने ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। अब जो चार्ज है ना उसकी मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करता है, चार्ज का कंसेप्ट देता है। तो अब अगर मान लीजिए कि ये बॉडी जो कि न्यूट्रल था, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, तो अब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना। इसलिए बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, एंड सिमिलरली इफ अ न्यूट्रल बॉडी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड इफ अ बॉडी लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, यानी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर इसी बॉडी के पास, मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो इस केस में बॉडी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक तरीका होता है जिससे हम बॉडी को ये बता सकते हैं कि आखिरकार कैसे वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और कैसे वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है।
अब जो दूसरी चीज है कि आखिरकार चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो चार प्रॉपर्टीज होती है इसकी। एक तो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक ये बोल रहा हूं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज होंगी इनके बीच में आपस में तो इंटरेक्शन हो सकता है इन सबके बीच में, लेकिन बाहर वाले किसी बॉडी से इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ना बाहर वाले का अंदर वाले से कोई इंटरेक्शन होगा, ना अंदर वाले बॉडीज का बाहर वाले से कोई इंटरेक्शन होगा। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और अगर उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज होंगी उन सब के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब एक बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये है, तो ये इसको चार्ज दे सकता है, ये इसको चार्ज दे सकता है, ये इससे ले सकता है, ये सारी चीजें एक साथ में पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉडी का नेट चार्ज होगा वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, मतलब नेट चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यही बोला गया कि नेट चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट थिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, इसको समझने की जरूरत है। कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है ना, और ये भी क्या है, दूसरा न्यूट्रल बॉडी है। बहुत अच्छी बात है जी। अब अगर इन न्यूट्रल बॉडीज को देखा जाए तो क्या होगा कि दोनों के पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर दूसरा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं और मैं 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इस पहले वाली बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया इससे, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके पास क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर बच्चों नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्या हो, और ऐसे ही अगर मान लो मैं अगर यहां से बोलूं कि ये इसने 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज था ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सी बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे। और इस वाली बॉडी पे क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये जो बॉडी है यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है ये 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन जो है इस फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी के पास ट्रांसफर हो रहा है। अब ये बात हमारे हजम नहीं हुई कि अगर प्रीवियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले वाली बॉडी पे क्या आना चाहिए था, प्लस 2.5 के बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, और इस पे माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन किसी ने मुझे बोला कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दुनिया का अभी तक का सबसे छोटी चीज है जो हमें पता है अभी तक, है ना। मतलब क्वार्क्स पार्टिकल जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन अभी तक जिस चीज को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई चीज नहीं है जो हमें अभी तक पता है। तो भाई अगर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का तो कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, है ना, और ऐसे अन्य नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखने की है। और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये 5 इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसमें अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 15 इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज बनेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी पे जो चार्ज है वो 10 कूलम का चार्ज है ना, अब ये 10 कूलम का चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही तो बना होगा। यानी या तो अगर ये पॉजिटिव है तो इससे क्या होगा कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, और अगर ये माइनस का 10 कूलम चार्ज हो इस बॉडी पे तो इस पे इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो सवाल यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉन गया बॉडी से या जो भी इलेक्ट्रॉन आया उसके जो नंबर्स हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। और यही हमें क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो नेट चार्ज होगा बॉडी पे, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब, और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि इंटीजर होगा, ये जो n होगा ना यहाँ पे, ये n हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा बच्चों। ये ध्यान रखने की बात है कि n की वैल्यू आप +-1 ले सकते हो, +-2 ले सकते हो, n अप टू कोई भी वैल्यू ले लो, बट n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज अवेलेबल है वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से बना होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये तो रही बात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या कहता है बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, है ना। यानी कि किसी भी बॉडी पे, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे जो है मैं कह रहा हूं बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है। मान लीजिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब तो मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है, ये मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है, फिर इस पॉइंट पे क्या है, -5 कूलम का चार्ज है, और मैं कह रहा हूं कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे बॉडीज अवेलेबल है। एक बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज है, एक पे -5 कूलम का चार्ज है, एक पे 10 कूलम का चार्ज है ना।
तो जो ओवरऑल इस बॉडी पे जो चार्ज अपीयर होगा दैट इज द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी जितने भी चार्जेस हैं इन सबका एल्जेब्रिक सम होगा, यानी 2 कूलम प्लस माइनस का 5 कूलम और प्लस का क्या हो जाएगा 10 कूलम हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 2 और 12 कितना हो गया, 10 इंटू 12 और 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये हो जाएगा 7 कूलम का चार्ज हो जाएगा। तो टोटल जो चार्ज अपीयर होगा इस बॉडी पे वो क्या होगा, 7 कूलम का चार्ज होगा। और यही हमसे कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज की नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि Q जो होगा बॉडी का नेट चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एंड अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है तो हम इसके नेगेटिव साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इस बात से डिसाइड अफेक्ट नहीं होगा कि क्या वो चार्ज बॉडी मोशन में है या चार्ज बॉडी रेस्ट पे है, यानी जितना चार्ज एक बॉडी पे उसके रेस्ट होते हुए था उतना ही चार्ज जब वो बॉडी मूव करने लगेगा तब भी रहेगा, यानी। लेकिन हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लो ये बॉडी है, इसका मास 2 kg है ना, 2 kg मास है और 3 कूलम का चार्ज है, तो जब तक ये रेस्ट पे है तब तक मास और चार्ज दोनों सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बॉडी मूव करने लगेगा बच्चों, तो फिर क्या होगा, इसका मास चेंज हो जाता है लेकिन चार्ज सेम रहेगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो तो मोशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रहा है ना, लेकिन उसी बॉडी पे लाई करने वाला जो चार्ज होता है वो कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस, यानी कि चार्ज कभी भी रेस्ट और मोशन की कंडीशन से, बॉडी के रेस्ट और मोशन की कंडीशन से डिसाइड नहीं होता है। जो एक बार बॉडी पे चार्ज आ गया वो हमेशा के लिए उस पर रहने वाला है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है जिसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है वो क्या है हमारे लिए, कूलम्स लॉ, है ना, जिसके मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिरकार दो चार्ज जो आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव जो रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव जो रिपेल करता है, या पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये सारे फोर्सेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। मतलब जो रिपल्शन और अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो आखिरकार किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो लॉ हमसे ये कहता है बच्चों कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। यानी अगर ये दो चार्ज है Q1 और ये Q2 है तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, देखो अब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है क्योंकि अभी मैंने Q1 को पॉजिटिव लिया और Q2 को भी क्या है पॉजिटिव लिया है। तो Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा और रिपल्शन वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, Q2 से दूर, मतलब Q2 से अवे होगा। तो इसलिए F12 क्या हो गया इस डायरेक्शन में और F21 क्या हो गया इस डायरेक्शन में, यानी कि F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा इसका। सिमिलरली अगर आप एक नेगेटिव ले लोगे एक पॉजिटिव ले लोगे तो होगा वही चीज, बस अब क्या होने वाला है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, है ना। तो F12 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा और F21 का डायरेक्शन जो है वो अब एग्जैक्टली पहले के ऑपोजिट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इन दोनों ही सिचुएशन में जो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो क्या है, R है। तो कूलम लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, यानी जो भी इनके बीच का सेपरेशन है। और जब भी आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करोगे 1/r स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 को, तो आपको जो मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, यानी दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, डायरेक्शन में ऑब्वियसली दे आर ऑपोजिट, बट मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होगा, सेम होगा। और उनकी जो वैल्यू है दैट इज k Q1 Q2/r स्क्वायर होने वाला है। यानी इस फोर्स को अगर आप पूरी तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी में लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो k Q1 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो आपको ये कांस्टेंट मिलता है, और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁹। यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि k की वैल्यू क्या है ना। अब तो एमसीक्यूज इतने सारे आने लगे और उसमें आपको बस इतना कर सकता है कि ये यूनिट की वैल्यू क्या है उल्टा सीधा कर देगा, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की जगह पे आपको न्यूटन पर कूलम स्क्वायर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर दे दे, है ना। मतलब इसको कुछ भी इसके ऑर्डर को चेंज करके दिया जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या होता है। और यहां जो ये एप्सिलॉन नॉट वाली बात है, जो मैंने कहा कि k इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये फ्री स्पेस का होता है, यानी मतलब एप्सिलॉन नॉट सिर्फ फ्री स्पेस के लिए होगा, यानी कि एयर और वैक्यूम के लिए। और इसकी वैल्यू जो होती है एयर और वैक्यूम में दैट इज 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपको एग्जाम में जो फर्स्ट पेज होता है उसमें गिवन होता है, बट एक अच्छे बच्चे की निशानी ये होती है कि वो इन सारी वैल्यूज को याद रख ले। एटलीस्ट जितनी चीजें हम याद रख सकते हैं उतना तो कम से कम याद करके चलेंगे ही चलेंगे, है ना।
तो चलिए ये बात रही। तो अगर मैं k की वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास जो फोर्स आ जाएगा दैट इज इन फ्री स्पेस 1/4πε0 q1 q2/r² आ गया, है ना। तो ये रही बात दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की। और अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को मैं किसी और मीडियम में रख दूं, मान लो एयर और वैक्यूम के अलावा मैं कोई और मीडियम ले लूं और उसमें जाकर के रख दूं, तो जो फोर्स हो जाएगा बिटवीन टू चार्जेस दैट इज 1/4πε, मतलब जहां पे एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे वहां पे सिर्फ क्या हो गया, एप्सिलॉन यूज होगा। यानी एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस यानी एयर और वैक्यूम के लिए, और एप्सिलॉन यूज होता है फिर किसी भी और मीडियम के लिए, चाहे एयर और वैक्यूम के अलावा जो भी मीडियम होगा वो यही होने वाला है। और जब आप इन दोनों ही चीजों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस फोर्स को और इस फोर्स को डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आने वाला है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर और के बोल सकते हो। यानी कि ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है और इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो यहां से दो चीजें मिलकर आई हमारे पास कि भाई मैं अगर डिवाइड करता हूं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम में, तो आपको ये रेशियो मिलने वाला है दैट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो आपको अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स पता है इन फ्री स्पेस, और आप उन दोनों चार्जेस को सेम सेपरेशन पे किसी और मीडियम में रख रहे हो, और उस मीडियम का आपको अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है और आपको उस मीडियम में अब बताना है कि बताइए उन दोनों चार्जेस का फोर्स अब क्या हो गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी फोर्स फ्री स्पेस में था उसको जिस मीडियम में हमने प्लेस किया उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे और हमें फोर्स मिल जाएगा, है ना। और उसी तरीके से अगर मुझे दूसरे मीडियम का परमिटिविटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, उसको आप क्या करोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करोगे और आपको उस मीडियम का परमिटिविटी मिल जाने वाला है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है दैट इज 1/4πε0 q1 q2/r²। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चार्जेस गिवन होंगे किसके अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और ये बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देगा, ये जो फॉर्मूला है ये आपको मैग्नीट्यूड देगा, चाहे ये वाला फॉर्मूला हो चाहे ये वाला फॉर्मूला हो, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि दो चार्जेस का नेचर क्या है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना। और जैसा कि डायरेक्शन आपको दिखाया गया है कि अगर प्लस प्लस होगा तो वो हमेशा रिपेल करेगा एक दूसरे को, और अगर वो प्लस माइनस होगा तो वो हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला है। और ऐसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव भी हो तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। वो हम बेसिक प्रॉपर्टीज में चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कब रिपल्सिव और कब अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक फोर्स की। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार बच्चे इस बात को मिस कर जाते हैं कि फोर्स जो हमने अभी ये पढ़ा है ये क्या था, फोर्स का मैग्नीट्यूड था, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे डायरेक्शन भी निकालना हो साथ साथ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट होती है ना। और वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक ही मतलब होता है कि आपको डायरेक्शन देना है, और डायरेक्शन देने के लिए बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो आई कैप जे कैप के कैप वाली जो बात हमने 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा था, वो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो और पोजीशन वेक्टर निकालते टाइम हम आई कैप जे कैप के कैप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी चीज का इस्तेमाल हम यहां भी करने वाले हैं यूनिट वेक्टर का, जिससे कि क्या करेंगे, जो फोर्स हमने निकाला है दो चार्जेस के बीच का उसको हम डायरेक्शन देने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो ये लिखना कैसे, अब देखिए ये ना एक तरीके से डेरिवेशन है और ये बहुत बार आता है आपको लिखने के लिए। तो बोर्ड्स में क्या होता है, मार्क्स लाने के लिए आपको ना डेरिवेशन लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि टीचर एक भी नंबर आपके ना काटे, तो आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपने डेरिवेशन को कम शब्दों में, मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है जैसे बुक में लिखा होता है कि बहुत सारी चीजें एलैबोरेट करके लिखते हैं, लेकिन आपको कम से कम बताना पड़ेगा उस इन्विजिलेटर को, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, इन्विजिलेटर कह लो या जो भी कह लो, जो भी पेपर चेक करने वाले टीचर होते हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली ये डेरिवेशन में आप करना क्या चाहते हो, है ना। तो बताने के लिए आप जो भी चीज ले रहे हो, जैसे डायग्राम होगा तो उस डायग्राम के बारे में आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्ड में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि कंसीडर टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B। तो मैंने ये प्रॉपर बताया है कि जो डायग्राम में मैंने ये बनाया हुआ है उसमें कौन सा चार्ज कहां अवेलेबल है ना। और मैंने ये भी बताया कि द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज व्हाट, आर है। यानी इस A और B के बीच का जो सेपरेशन है वो यहां से आता क्या है बच्चों, ये आर है। ये प्रॉपर मैंने बताया इसका, ठीक है। अब उसके बाद ये R1 क्या है, ये हमने लेट किया है कि भाई R1 जो है ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 क्या है, Q2 का पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी बॉडी के पोजीशन को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हो इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है ना। तो याद रखना है कि R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, R2 है। और इसी तरीके से R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, मतलब Q2 से Q1 की तरफ का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R12 कहलाएगा, और R21 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। तो ये दोनों चीजें, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। और सवाल ये है कि देखो R1 R2 तो मुझे पता होगा कि Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है, तो जब भी हमें R12 और R21 कैलकुलेट करना है हमें क्या करना पड़ेगा, जो 11th क्लास का वेक्टर था उसमें से हमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को, या सिंपली आप ये कह लो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को याद करना पड़ेगा।
और अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता था कि अगर किसी भी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करता है तो रिजल्टेंट हमेशा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है ना, कि अगर मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है ए और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे के क्या कर रहा है, टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट हमेशा कहां से बनेगा ये ध्यान रखना है, रिजल्टेंट हमेशा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाता है। तो ये आर वेक्टर कहलाता है। और आर वेक्टर को जब आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर आ जाएगा, है ना, ये इस तरीके से आता है। तो अब देख लीजिए इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, जो ये ट्रायंगल है ओ ए और बी, ये वाला ट्रायंगल लिया, ध्यान रखिएगा ओ ए बी। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी में जो ओ ए का हेड है वो क्या कर रहा है, ए बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है और रिजल्टेंट यहां से यहां तक जा रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अप्लाई करना है कि किसका हेड किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो R1 प्लस R21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2, और यहां से आप R21 फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि R2 माइनस R1 है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप देखो कि R21 जब आपने निकाला तो आपने किया क्या है, R2 माइनस R1 किया है। यानी कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ निकालना है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 निकालना है, तो Q2 के पोजीशन वेक्टर में से Q1 के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। और सिमिलरली जब हम R12 कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे R1 माइनस R2। और लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे R12 हो चाहे R21 हो, वो Q1 से Q2 तक का ही तो डिस्टेंस है, बस डायरेक्शन ही तो उल्टा हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड में दोनों ही क्या होंगे, इस R के बराबर होगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही बराबर है और वो R के बराबर है। तो अगर हम फोर्स को लिखें कि क्या फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 की वजह से, दिस इज व्हाट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F12 से। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, बताया था मैंने आपको कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कौन सी यूनिट वेक्टर से, जिस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² हो गया। और जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है वो R12 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया। क्योंकि देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर फोर्स F12 इधर है तो इसके डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर किधर है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 का डायरेक्शन यही है, तो जाहिर सी बात है इसके यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। और F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी डायरेक्शन में लगने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R21 है, यानी उसके यूनिट वेक्टर से हम F21 को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो देखो इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है, मतलब आर कैप इज व्हाट, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर। यानी कि आपको उसी जिसका भी आप यूनिट वेक्टर निकालने वाले हो उसके वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि R12 जो है वो R1 माइनस R2 था, है ना। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो आपको F12 ये मिल जाएगा और सिमिलरली क्या हो जाएगा, F21 ये मिलेगा। और अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि देखो ये वाला टर्म जो है ना ये दोनों का सेम है। जैसे मैंने आपको कहा था कि R12 और R21 दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के। तो चाहे आप R1 माइनस R2 का मॉड लिखो या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड लिखो, दोनों सेम मिलेगा। तो ये वाला टर्म जो है वो दोनों का सेम है। बस अगर आप इन दोनों टर्म को कंपेयर करोगे तो एक में R1 माइनस R2 है और एक में क्या है, R2 माइनस R1 है, एंड दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो फोर्स है 1 पे 2 की वजह से और जो फोर्स है 2 पे 1 की वजह से वो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। और इसलिए ये माइनस के साथ आए। तो अगर एक एक्शन है तो दूसरा क्या है, रिएक्शन है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये कंप्लीटली वैलिड करता है। और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए तो क्या है कि अगर मुझे जैसे मैंने इतना लंबा तो आपको बता दिया कि ये कैसे है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लिया, लेकिन लेट सपोज क्या होता कि यहाँ पे ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो अब तो डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता ना। तो फिर हम कैसे करते हैं, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है हमसे कि अगर मान लो कि मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको कैसे याद रखना है कि जैसे मान लीजिए किसी भी चार्ज पे फोर्स वेक्टर फॉर्म लिखना है, फोर्स का जो फोर्स आ रहा है वो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा कि Q1 Q2 बाई R² और ये R कैप होगा। अब सब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये R कैप है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कहता है कि पुट द हेड ऑफ R वेक्टर ऑन द चार्ज वेयर वी नीड टू फाइंड द फोर्स, है ना। जहां पे फोर्स निकालना है उस पे इस R वेक्टर का हेड रखो एंड टेक द चार्जेस अलोंग विद द साइन। तो जब आप चार्जेस को साइन के साथ लोगे तो जो वैल्यू होगा वो अपने आप आपके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसमें फिर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी, फिर जो डायरेक्शन उल्टा होगा वो वाली बात भी यहाँ पे नलीफाई हो जाएगी। तो बस इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए अगर आप निकालोगे वेक्टर फॉर्म तो आप कंप्लीटली जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जिस चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना है, जो मेरा R वेक्टर है
उसका हेड मुझे उसी चार्ज पे रखना है और चार्जेस को साइन के साथ लेना है। मतलब अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो फिर मुझे क्या करना है, दोनों ही चार्जेस को साइन के साथ लेना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस को करो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप मैग्नीट्यूड यूज मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हो तो आपको चार्जेस को साइन के साथ नहीं लेना है, लेकिन अगर आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको चार्ज को क्या करना चाहिए, आपको साइन के साथ लेना चाहिए, है ना। तो फिर आपका डायरेक्शन वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि डायरेक्शन किधर होना चाहिए और किधर नहीं होना चाहिए। बाकी वो बात तो याद रखनी है कि दो सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और डिसिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये रही बात फोर्स की कि कैसे हम दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात क्या है कि अभी तक जो मैंने बात करी है ना, दो चार्जेस की बात करी कि अगर सिर्फ दो चार्जेस होंगे तो दो चार्जेस का फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन ऐसे अगर मान लो एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे तो फिर क्या होगा, तो अगर बहुत सारे चार्जेस सिस्टम में अवेलेबल है तो क्या होता है, हर चार्ज एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होता है। यानी मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज ये है ना, दूसरा चार्ज क्या है, ये है, ये तीसरा चार्ज है, ये चार चार्जेस हैं। मान लो ये मैं Q0 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं Q1, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। तो क्या होगा कि जो सारे चार्जेस हैं सब एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, तो Q0 भी क्या कर रहा है, सब पे फोर्स लगा रहा है, और ये Q1 Q2 Q3 है, ये भी क्या कर रहा है, Q0 पे फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन दिखाएंगे कि Q0 पे सारे जो Q1 Q2 Q3 मिल करके जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, और उन सबका वेक्टर सम ले लेंगे। और यही हमसे बोला गया कि इफ देयर आर, मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है इन ए सिस्टम, देन F नेट ऑन एनी वन चार्ज Q1 जो होगा दैट इज F21 प्लस F31। F21 मतलब 1 पे जो फोर्स लगाएगा 2, 1 पे 3 की वजह से जो फोर्स होगा, और इस तरीके से 1 पे जो n की वजह से फोर्स होगा, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब रिप्रेजेंट पहले तो डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड निकाल करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में पता है, लाइक आई कैप जे कैप के कैप में पता है, तब तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आई कैप जे कैप के कैप ना पता होकर के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में निकालना है, तो आपको फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक्स है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। जब हम PYQs करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बार क्या होगा, अभी तक जो भी हमने बात करी है उन सब में चार्ज क्या था, पॉइंट चार्ज था। मतलब एक चार्ज किसी एक पॉइंट पे अवेलेबल था। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बॉडी भी होगा, लेकिन उस पे जो भी आप चार्ज दोगे वो एक पॉइंट पे कंसीडर कर जाएगा उसके। मान लीजिए उसके सेंटर हो सकता है, या ज्योमेट्रिकल सेंटर ले लो, मान लीजिए कि बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वहां पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं एक इस तरीके से रॉड ले रहा हूं और चार्ज जो है वो हर पॉइंट पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब मैं डायरेक्टली इसको Q1 Q2 बाय R² को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि चार्ज उसका हम एक छोटा सा एलिमेंट, लाइक जैसे एक चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए हमें ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज की डेंसिटी क्या है ना। तो जब भी आपको चार्ज की डेंसिटी पता करनी हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि बॉडी का शेप क्या है ना, और इस अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर कोई लीनियर बॉडी होगा तो उसमें क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, यानी कि चार्ज उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लैम्डा उसके लिए डिफाइन करते हैं, और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यूनिट लेंथ का चार्ज मिल जाएगा। और उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ये रॉड है और इस पे चार्ज अवेलेबल है मेरे पास, और इसकी पूरी जो चार्ज है वो 2 कूलम है, और इसका लेंथ क्या है, 3 मीटर है। तो मुझे अगर इसके एक छोटे से पोर्शन, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर वाले सेक्शन पे चार्ज निकालना कि कितना होगा, तो मुझे क्या चाहिए, पहले यूनिट मीटर का तो चार्ज पता लग जाए कि 3 मीटर पे जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, 2 कूलम। तो 1 मीटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2/3 कूलम आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 1 मीटर का चार्ज मुझे पता लग गया, तो अब मुझे अगर 1 सेंटीमीटर में निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये जो भी आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। और यही आपको यहां पे बताया गया है कि लैम्डा इज Q/L, यानी एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और छोटे से एलिमेंट को हम dq से रिप्रेजेंट करते हैं। सो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स dl होगा। और ये अप्लाई किस पे होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रिंग पे और रॉड वाली जैसी बॉडी पे ये अप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, और उसके छोटे से एलिमेंट की बात करेंगे कि उस पर कितना चार्ज आएगा, तो dq बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स dA आ जाएगा। और सिग्मा जो हमने यहाँ से निकाला था उसको हम यहाँ जाकर के अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऑल्दो सीबीएसई वाले ऐसे सीबीएसई के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करने की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर ये कभी आता है तो आपको यूज करना पड़ेगा कि अगर चार्ज वॉल्यूम के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा
तो फिर हमें रो कैलकुलेट करना है और वो क्या होगा, क्यू बाई वी हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी अगर एक छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो टाइम्स डीवी हो जाएगा। तो ये तो रही बात कि आखिरकार कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होते हैं और सबका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कब कब कहाँ काम आता है। जनरली हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का ही काम आने वाला है। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो रिंग और रॉड के लिए कैलकुलेट करते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिस्क और किसी भी 3 डायमेंशनल हॉलो ऑब्जेक्ट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो कोन हो, है ना, कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर वो अंदर से खाली है तो जो भी चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वही हमें यूज करना है। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आगे हम जो भी कैलकुलेट करने वाले हैं वो सब किसके लिए, या जो भी सीखने वाले हैं वो सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों साइड का वो स्पेस जिसमें वो अगर हम कोई दूसरे चार्ज बॉडी को लेकर के आते हैं तो वो या तो उस चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, एक कोई चार्ज क्यू है ना। अब ये चार्ज है, ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हम इसके पास किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आएंगे, है ना। तो दूसरा चार्ज जो होगा, मान लीजिए मैं क्यू नॉट ले रहा हूं और ये बहुत छोटा होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। क्यों होना चाहिए उसका भी लॉजिक बताता हूं। अब मान लीजिए अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पास लाते जाएंगे और मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे आपको लगे कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है या इसको धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब है कि क्यू नॉट पे चार्ज कौन लगा सकता है, मतलब अगर क्यू नॉट एक चार्ज है तो उस पर चार्ज ही फोर्स लगा सकता है। यानी कि ये कौन लगा रहा होगा, ये जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज है ये फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये इसके पास तो आया नहीं है, दूर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेस है इसके चारों साइड का, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहलाता है। यानी कि यहाँ आप इस चार्ज को किसी भी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, कहीं पे भी लेकर के आओगे तो ये जो कैपिटल क्यू है इस क्यू नॉट पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करता है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ स्पेस around a charged particle in which electrostatic force of attraction and repulsion can be experienced। वो स्पेस किसी भी चार्ज बॉडी के चारों साइड का जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स होगा उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम चार्ज को इस वाले पॉइंट पे लेकर के आएंगे और इस वाले पॉइंट पे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा एज कंपेयर टू दिस वाले पॉइंट के, है ना। तो जितना वो जो क्यू नॉट वाला चार्ज था जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो सोर्स चार्ज के, यानी कि ये जो क्यू कैपिटल क्यू है ये क्या कहलाता है, ये सोर्स चार्ज कहलाता है। ठीक है, और जो क्यू नॉट है ये क्या है, टेस्ट चार्ज था। तो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के जितना करीब होगा उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा और जितना दूर होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। और उस बात को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बात से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, है ना। उसी चीज को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि फोर्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे किसी एक चार्ज की वजह से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो उसको कैलकुलेट करने का जो डेफिनेशन होता है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज क्यू इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि एक कूलम पे वो चार्ज, मान लीजिए कैपिटल क्यू है, ये एक कूलम पे कितना फोर्स लगाएगा, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। यानी देखिए, अगर मैं सपोज करो मैं बोलता हूं कि ये क्यू है और ये क्या क्यू नॉट है ना, और उसके बीच का कोई भी सेपरेशन है, मान लीजिए आर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो फोर्स आया, ये किस पे आया है, क्यू नॉट पे आया है। लेकिन अगर मैं 1 कूलम पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्यू नॉट से, तभी तो मैं ये बोल सकता हूं ना। यानी क्यू नॉट पे जो फोर्स है, ध्यान से देखिएगा, क्यू नॉट पे जो फोर्स आया था वो के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है। लेकिन अगर मुझे 1 कूलम पे फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर को क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आ रहा है के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, यही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पे बात अगर देखी जाए तो डिफाइन हमने जरूर करा है इससे कि E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, बट समझने के लिए बात है कि कोई भी चार्ज जब 1 कूलम चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करे, फोर्स अप्लाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं। और क्योंकि ये फोर्स से कैलकुलेट हो रहा है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका जो यूनिट होता है या तो न्यूटन पर कूलम लिख लीजिए या वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये आगे आपको पता चलेगा सेकंड चैप्टर में कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर हो जाता है। लेकिन जो अभी के लिए हमें ध्यान रखना है वो न्यूटन पर कूलम तो पता लग ही रहा है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और चार्ज क्या है कूलम। लेकिन इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो ये वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड में अगर आप लिखोगे तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात फॉर्मूले डेफिनेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास और उसकी वजह से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी भी एक पॉइंट P पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया हुआ है कैपिटल क्यू, और ये एक पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कह सकते हो क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू इस कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी होती है। क्यों छोटी होती है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कैपिटल क्यू का निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो फिर जिस भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो इस चार्ज की
की बजाय इन दोनों चार्ज का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि अभी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो सिर्फ एक चार्ज का कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए जो भी आपको थ्योरेटिकली जो भी लिखना होता है ये सब मैंने आपको लिख के दे दिया है कि कंसीडर क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी है ना। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब मैथमेटिकल पोर्शन पे कि इस डेरिवेशन को या इस फॉर्मूले को हम कैसे ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो Q है कैपिटल Q इस Q0 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये आंसर है K कैपिटल Q Q0 बाय R स्क्वायर टाइम्स R कैप। और R कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। मैं अभी आपको वेक्टर फॉर्म में समझा चुका हूं इस बात को। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मुझे जो भी फोर्स आया था उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज K Q बाय K कैपिटल Q दैट इज सोर्स चार्ज बाय R स्क्वायर टाइम्स R कैप दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास वैल्यू आ गया और K की वैल्यू आप सब लोग जानते हो K 1/4πε0 होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू ये है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे बोलो या K Q/r² बोल दो। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो यही है। पॉइंट चार्ज मैं फिर से बता चुका हूं जिसमें कि चार्ज किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा या उसी पॉइंट पे लाई करेगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह पे तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उनमें से कोई एक कंसेप्ट यूज करके फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए डायरेक्शन तो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो एक पहली चीज कि एज F इक्वल टू क्या है Q0 टाइम्स E है, तो F और E एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसकी वजह से था, सोर्स चार्ज की वजह से, तो मान लो ये प्लस Q है और अगर मैं यहां पे माइनस Q रखूंगा तो ये इधर जाएगा ना। और अगर यहां पे ये प्लस Q है और यहां पे प्लस Q0 रखने वाला हूं मैं, तो ये जो बॉडी है ये तो इधर जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों चार्ज पे जो फोर्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज पे और पॉजिटिव चार्ज पे, वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इसीलिए बोला गया कि जो F इक्वल टू Q0 टाइम्स E से जो फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा टेस्ट चार्ज, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा किसी भी चार्ज पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो चार्ज जो है वो नेगेटिव साइन का होगा, है ना। तो इसलिए ये बनाया गया है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है तो इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा और वैल्यू क्या होगी QE। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रख दूं तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो Q ही होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया इस वजह से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और जब भी हम नेगेटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। अब उसके बाद जो बात होती है कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में ये फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर ये लाइंस हम ड्रॉ क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो, अगर आपको एक बेसिक चीज बात बताऊं कि जो लाइट है हमारे आसपास, वो लाइट किससे मिलकर बनता है, लाइट इज अ फॉर्म पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनता है। और जो लाइट है उसको हम लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। और तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऑल्दो ये इमेजिनरी होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक लाइन के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ऑल्दो ये फिर से बता रहा हूं कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है ना। तो डेफिनेशन क्या है इसका कि इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। भाई जब पता ही नहीं है, इमेजिनरी है तो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो स्ट्रेट एंड कर्व पाथ ड्रॉन थ्रू अ रीजन of space so that tangent at any point on the field lines gives the direction of electric field intensity at that point। कि किसी भी रीजन में मान लीजिए कि कोई चार्ज है, मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज है, तो ये कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस बना रहा होगा ना। तो अगर ये स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस बना रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इट मे बी अ कर्व, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर ये कर्व है तो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट जैसे इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझ आई बात। तो ये कोई भी रियल लाइंस नहीं होती है, ये इमेजिनरी है, तो स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकता है। दो बातें जो इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स बट द फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल। ऑल्दो तो जैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे आप एक चार्ज बॉडी के पास दूसरे चार्ज बॉडी को लेकर के आओ, और इसके लिए आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आप सब लोगों ने मैग्नेट यूज किया होगा। तो देखो जब भी आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हो तो आपको वो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, आप फील कर सकते हो उस फोर्स को कि कोई है जो धक्का दे रहा होगा, कोई है जो उसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। और वो दोनों कौन होते हैं, एक हाथ में और दूसरे हाथ में जो रखा हुआ मैग्नेट होता है। इसी तरीके से चार्ज भी एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसलिए बोला गया कि वो फील्ड बेशक इमेजिनरी है, लेकिन जो
जो लाइंस हमने ड्रॉ करी है वो बेसिक इमेजिनरी कर्व्स है, लेकिन वो फील एक्चुअली में होता है, और अगर नहीं होता तो फोर्स लगता ही नहीं, है ना। दूसरी चीज क्या है कि अ फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व दैट इज कर्व इन 3D, क्योंकि जाहिर सी बात है ये स्पेस में बनने वाली चीज है, तो ये 3 डायमेंशनल ही होंगी, है ना। तो दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको एज इट इज लर्न करना है इसमें। और ये बात ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही होना होता है ना, एमसीक्यूज में हो, चाहे आपको 2 मार्कर्स में 3 मार्कर्स में दे दे कि 2-3 प्रॉपर्टीज लिख के दे दो, है ना। मतलब किसी भी तरीके से आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन तो उनको पूछना ही पूछना होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। कोई ब्रेक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां तक चला, फिर यहां बंद हो गया बीच में कुछ देर के लिए, और फिर यहां पे चलना स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये ब्रेक नहीं होता यहाँ पे, इट्स अ कंटिन्यूअस स्मूथ लाइंस। मतलब यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ लाइंस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में रुक रुक के चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला, ऐसा नहीं होता है। ये बीच में गैप नहीं आता है, बिल्कुल स्मूथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है। दूसरी चीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज फॉर अ डाइपोल, कि अगर मेरे पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो यहां से चलेगा यहां पे खत्म हो जाएगा, यहां से चलेगा यहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। देखिए इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रहा है। लेकिन ऐसे ही अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के वो नेगेटिव चार्ज पे जाकर के क्या करता है, खत्म करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। मान लो जो भी कंडक्टर होगा उस पर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इस कंडक्टर पे आएगा ये हमेशा परपेंडिकुलरली आएगा, चाहे वो पहले से कितना ही कर्व क्यों ना हो। लेकिन जब ये इस सरफेस पे आएगा तो ये इस सरफेस पे हमेशा क्या करेगा, ऐसे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेगा। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, क्योंकि कई बार आपसे ये सिर्फ ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सिंपल सी बात है कि वो इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मान लीजिए कि ये एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है और एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसके दो टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, जबकि एक पॉइंट पे हम मैथ्स में ही जानते हैं कि सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लॉन्गिट्यूडनली, और ये क्या करता है, शो करता है अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। यानी कि अगर आप एक प्लस रखोगे और एक माइनस रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रैवल करता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये अट्रैक्ट करने की निशानी होती है कि ये अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से इनकी टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की लैटरली, यानी इसकी वजह से हम ये जानते हैं कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे पे क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, या दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस से चला माइनस पे पहुंचा और उसके बाद फिर ऐसे घूम करके ऐसे आ गया, ऐसा नहीं होता। ये प्लस से माइनस जाएगा तो प्लस से माइनस ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि माइनस से घूम के फिर प्लस की तरफ आ जाएगा। लाइक मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मान लीजिए ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक आएगा परपेंडिकुलरली, फिर यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन ये अंदर से नहीं जा सकता क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इस बात को हम आगे बात प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये बात अभी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो वो सरफेस पे होगा, सरफेस तक आएगा और फिर दूसरे सरफेस से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं जा सकता। मतलब अगर ये कंडक्टर है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। और एक और बात है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज पार्टिकल से ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट होगा, ये हमेशा सेम रेशियो में होता है। समझ गए? मतलब उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे 1 कूलम चार्ज से आप कोई भी कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, 2 कूलम चार्ज से आप कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कभी भी 1 कूलम और 2 कूलम के लिए बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर +1 कूलम चार्ज +2 कूलम चार्ज, तो अगर आपने 1 कूलम के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है तो आपको 2 कूलम चार्ज के लिए आपको 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 कूलम चार्ज इज एक्जैक्टली डबल ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो आपको जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो डबल दिखानी पड़ेगी, और यही बता रहा है कि the number of electric field lines originating or terminating at any charge may have any value, but for two set of charges it will always be in the same proportion, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और ये ड्राइंग्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की,
ये भी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, या कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ये होता है डाइपोल के लिए, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी दो सिमिलर चार्जेस के लिए अगर प्लस प्लस है तो इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस होता तो सेम बनता है, बस इसमें होता क्या कि एरो जो होता है, मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो बस इसकी तरफ आ जाता, बस इतना सा चेंज होने वाला है। और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बने, नेगेटिव चार्ज की वजह से बने, या किसी भी सेट ऑफ चार्जेस की वजह से। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है जहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, हर पॉइंट पे सेम होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब जो नेक्स्ट कहानी है इस चैप्टर में वो है बच्चों किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि आखिरकार इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और इसको हमने 2a लिखा है, बट ये जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अगर आप देखिए कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा डाइपोल पे, वो 0 हो जाएगा। और जो इसका एग्जाम्पल है डाइपोल का, दैट इज H2O, HCl, ये सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है और रेदर देन दूसरे सब्सटेंस के। जैसे H2O में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो एक पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और इस तरीके के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब डाइपोल जाहिर सी बात है प्लस माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है या कितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है ये उसकी स्ट्रेंथ से पता लगाया जा सकता है, और वो उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं हम किसे, डाइपोल मोमेंट से। और इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, हमें दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज को लेना है और जो भी सेपरेशन है उसे हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम मीटर हो जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अब सेपरेट हो गया है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और दोनों का कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही हमें क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, तो इसी को हम डाइपोल फील्ड बोलते हैं। और जब हम उस डाइपोल फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही, है ना। तो हम दो तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो एक्सियल लाइन पे और एक क्या हो सकता है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन का मतलब होता है ऑन द एक्सिस, और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होगा कि उन दोनों ही चार्जेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और उसकी वजह से मुझे इस पी वाले पॉइंट पे जो कि उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, उसके सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से हमने एक डिस्टेंस लिया आर, कहां तक का, इस पी वाले पॉइंट तक का, है ना। तो ये आर हो गया, और जो ए और बी तक का जो टोटल डिस्टेंस था वो क्या था, 2a था। तो आप ये कह सकते हो कि ए से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस भी क्या है, ए है, और ओ से लेकर के बी तक का भी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल ए है। हमने 2a डिस्टेंस सिर्फ इसलिए लिया है ताकि जो आगे हम डेरिवेशन करने वाले हैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, बाकी इसका और कोई खास मतलब नहीं है। आप ए जो डाइपोल की लेंथ है उसको आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लो, आप चाहो तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लो, है ना, 2l से कर लो, तो रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। 2 टाइम्स हम इसलिए लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन आगे की वो थोड़ी बस आसान हो जाए, और कुछ खास बात नहीं। अब देखिए कि क्या है कि ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले जब हम डायरेक्शन की बात करें तो माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों ही एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और किसका छोटा होगा, इस बात से डिसाइड होगा कि किसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे। तो अब देखिए कि जब भी आप इस माइनस क्यू की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे इस पी वाले पॉइंट पे, तो आपको डिस्टेंस चाहिए ए से लेकर के पी तक का, और जब आप पॉजिटिव चार्ज से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे पी वाले पॉइंट पे तो आपको डिस्टेंस चाहिए होगा बी से लेकर के पी तक का, है ना। तो ये हमने सारा कैलकुलेट किया हुआ है कि ओ ए और ओ बी क्या है, ए है, ओपी की वैल्यू क्या है, आर है। तो इस तरीके से अगर हम एपी कैलकुलेट करेंगे तो वो आर प्लस ए हो जाएगा, और अगर आप बीपी कैलकुलेट करोगे तो ओपी में से ओबी माइनस करना पड़ेगा, और तब आपको बीपी की वैल्यू मिलेगा, दैट इज व्हाट, आर माइनस ए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखें माइनस क्यू की वजह से पी वाले पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी इज व्हाट, आर प्लस ए। तो ये जो पूरा वैल्यू होगा दैट इज के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये ऑब्वियसली पी के डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अभी बताया था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं प्लस चार्ज की वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं इस पी वाले पॉइंट पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये होगा
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि r प्लस ए बड़ा है और r माइनस ए ऑब्वियसली छोटा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, अगर चार्ज की वैल्यू सेम हो। तो जैसा हम देख सकते हैं इन दोनों ही वैल्यूज में जो ऊपर का न्यूमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो न्यूमिनेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा, और जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो बड़ा आएगा। और जाहिर सी बात है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन आपको ये क्या करना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को देखो तो आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि मैंने बस वैल्यूज लिखी है दोनों की, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू दोनों में कॉमन था उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या हो गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। यहाँ ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। और जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो r स्क्वायर इस r स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2ar और ये 2ar ऐड होकर के क्या हो जाएगा 4ar हो जाएगा, जिसको आप सेपरेट करोगे तो क्या लिख सकते हो 4ar को 2a टाइम्स 2r भी लिख सकते हो। और जब आप q को 2a से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे देता है। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई दैट इज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज व्हाट q टाइम्स 2a हो जाता है ना। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक मतलब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले का बड़ा था, और आपको पता है प्लस क्यू का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है हमारे पास वो किस डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों, एक सेकंड, यस, वो आ रहा है हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया। तो ये ओवरऑल वैल्यूज हैं। अब इसी में होता है कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको डाइपोल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जैसा कि पता है कि ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, तो अगर हम पी कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें वेक्टर फॉर्म में दे देगा। और पी कैप को फिर से जब आप ओपन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख पाएंगे। और एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत ही छोटे से डाइपोल के लिए एक्ट करता है कि अगर डाइपोल की वैल्यू मान लो जो वो आर है वो बहुत बड़ा हो और जो ए की वैल्यू है वो बहुत ही छोटा हो, तो तब हम कह सकते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं वो पॉइंट बहुत दूर हो और जो डाइपोल की खुद की लेंथ है वो बहुत छोटी हो, है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो बहुत छोटा डाइपोल होगा। उसमें हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और फिर हमारे पास ई एक्सेल की दो वैल्यूज वेक्टर फॉर्म में और मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज 2kp/r3, और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइपोल के एक्सियल लाइन पे। इसी तरीके से हम अगर इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करें कि एक डाइपोल होगा तो उसके इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल सकते हैं। और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब मैं बता चुका था कि अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज है तो इन दोनों चार्ज से एक ऐसा पॉइंट जो सेम डिस्टेंस पे हो, है ना, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको दिखाया हुआ है कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये वो पॉइंट है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना था। हम हमेशा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, आर होता है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है, आर है। अगर आप डायरेक्शन दिखाओगे तो देखो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और प्लस क्यू की वजह से जो होता है वो उस पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, इस लाइक द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये दोनों ही एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों ही एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो जब एंगल बना रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। देखो तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, दोनों के जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो तो इन दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, बट साइन थीटा का कंपोनेंट देखो प्लस क्यू की वजह से ऊपर है और माइनस क्यू की वजह से क्या है, नीचे है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट होगा, और ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को ऐड कर देगा। तो उसमें थ्योरेटिकली आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो कैसे लिखना है ये मैं आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे लिख के समझा चुका हूँ। बस आपको करना क्या है, इन सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया वो क्या है, के क्यू बाई ए पी का स्क्वायर, क्योंकि ए से पी तक का डिस्टेंस ये है, एपी ये है और बीपी। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और देखो यहाँ पे निकाल के बताया हुआ है मैंने कि एपी और बीपी जो है वो दोनों की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो दोनों का डायरेक्ट वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है, और इनफैक्ट ये एग्जैक्टली ऑपोजिट भी नहीं है। तो कंपोनेंट बना करके हमने ये बताया कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। ये आपको बस पढ़ने की जरूरत है, जब आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर्ली अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किसको कैंसिल आउट कर रहा है। अब आपको जैसा दिख रहा होगा कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में ऐड हो रहा है। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को ऐड करना है, और जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो जो इक्वेटोरियल लाइन पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज का cos थीटा वाला कंपोनेंट और प्लस क्यू वाला के वजह से जो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, cos थीटा बाहर में कॉमन आ जाएगा दोनों की वजह से, और cos थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज करके a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज के क्यूब टाइम्स 2a, देखो 2 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के क्यू टाइम्स 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और q इंटू 2a फिर से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, ये हमें पता है। तो जो e नेट होगा या e इक्वेटोरियल वो kp बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और इन टर्म्स अगर आप के की वैल्यू पुट कर देते हो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इतना है। और एक और चीज, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है हमेशा, है ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो इस डायरेक्शन में आया है, यानी कि वो एक्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो पहली बार में हमने एक्सेल के लिए प्लस पी कैप से मल्टीप्लाई किया था, अब हम यहाँ पे माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। और माइनस साइन सिर्फ ये इतना इंडिकेट करता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो क्या होगा बच्चों, वो हमेशा ऑपोजिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, डाइपोल मोमेंट के, है ना। और इसी तरीके से शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर हम बात करें जिसमें कि आर बहुत बड़ा होता है ए से, तो ये आर स्क्वायर को फिर से नेग्लेक्ट करेंगे, और नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आएगा इक्वेटोरियल का दैट इज माइनस के पी बाई आर क्यूब, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो के पी बाई आर क्यूब बन जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है बच्चों, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना लिखे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप इन सब चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये अभी तक जो हमने बात करी है वो उसमें हमने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है डाइपोल की वजह से, ठीक है, मतलब एक्सेल लाइन पे भी और इक्वेटोरियल लाइन पे भी। तो देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें टॉर्क फाइंड आउट करना है जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो जैसे कि सिस्टम देख रहे हो कि इसमें माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक डाइपोल है जिसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है ना। तो इस माइनस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और प्लस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें कि भाई फोर्स कितना लग रहा है माइनस क्यू पे और प्लस क्यू पे, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस वाले चार्ज माइनस क्यू पे लगेगा, माइनस क्यू जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लग जाएगा, प्लस क्यू, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लगेगा। और ये सारी क्या है, थ्योरी है जो आपको लिखना पड़ेगा कि डाइपोल मतलब इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये सारी बातें लिखनी है कि हमने कैसा सिस्टम लिया है, मतलब एक डाइपोल का सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू वो किसी 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और वो किसी एंगल थीटा पे लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F2 और F1, मतलब नेगेटिव चार्ज पे और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों ही फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से लग रहे हैं, और इन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है। तो ये जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन वाला फोर्स होता है, मतलब अगर किसी भी बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से लगता है, तो वो उस बॉडी को या उस सिस्टम को क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है ना। यानी कि इस जो डाइपोल है ये रोटेट करने लगेगा, और ये कौन रोटेट करवाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करवाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मुला क्या होता है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मुला होता है कि कोई भी एक फोर्स ले लो, अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या, क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बीसी है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे इसमें एसीबी को, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बीसी बाई एबी हो जाएगा, और बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, 2a sin थीटा, और इस 2a sin थीटा को जब आप यहां जाकर के पुट करोगे इस बीसी की जगह पे, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, देखो क्यू टाइम्स 2a sin थीटा, और ये जो क्यू होगा वो 2a के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, पी। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पीई sin थीटा, और क्योंकि पी वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये टॉर्क क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, मतलब इस तरीके से लिखेंगे कि पी क्रॉस ई होगा, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा पी और ई का, और ये टॉर्क दे देगा हमें। अब इसका अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से डिराइव होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट उसका वेक्टर फॉर्म होता है, तो हम अगर उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल तरीका होता है कि आप राइट हैंड को स्ट्रेच करो इस तरीके से, और इसकी जो चारों उंगलियां हैं उसको आप फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाओ, जो कि इसमें पी वेक्टर है, उसको कर्ल करेंगे ई की तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ, तो हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रहा होगा उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा, और देखो इस केस में जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस है, यानी कि जो भी प्लेन ऑफ द पेपर होगा उस पे परपेंडिकुलर होगा और इनसाइड होगा। अगर यही डॉट होता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो प्लेन ऑफ द पेपर पे परपेंडिकुलर होता है लेकिन बाहर की तरफ होता है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है। अब ये तो रही बात टॉर्क की वैल्यू की। अब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, पीई साइन थीटा है ना।
अब इसमें तो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है हमसे कि भाई किस ओरिएंटेशन में जो डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब भी हम एंगल 0 डिग्री रखेंगे पी और ई के बीच का, यानी इस तरीके से आप प्लेस करोगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप इस कंडीशन से इसको किसी भी एक डायरेक्शन में अगर आप इसको रोटेट करते हो और अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क हटाओगे या एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर आप उसको 180 डिग्री के एंगल पे रखोगे, यानी पी और ई के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्योंकि अगर आप इसको किसी भी एक डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ रोटेट करो या इधर की तरफ रोटेट कर दो, किसी भी एक डायरेक्शन में जब आप रोटेट करोगे तो ये वहीं रुक जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं करेगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि पी परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम, दैट इज पीई, और ये मैक्सिमम टॉर्क मिलता है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है टॉर्क की। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में जो चीज हमें पढ़ना है वो बिल्कुल आखिरी सेगमेंट इस चैप्टर का, और वो क्या है बच्चों, वो है एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना है। यानी कि एरिया वेक्टर क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम पढ़ना है, और गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे इन अ सिंपलर मैनर, जो कि अगर हम नॉर्मल एलिमेंट लेकर के सॉल्व करते हैं तो शायद ये बहुत लंबा पड़ जाता है ना। अब एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता है। अब तक जो हमने एरिया निकाला था वो उसका एरिया का मैग्नीट्यूड था, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए हमने डायरेक्शन नहीं निकाला। अब जो हमें आगे यूज करेंगे हम एरिया को, वो वेक्टर फॉर्म में ही यूज करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से ही हम जो चीज निकालना चाहते हैं, जो चीज डिफाइन करना चाहते हैं, वो डिफाइन हो सकता है। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखने की बात है। दो तरीके के सरफेस के बारे में हमें डील करना होता है, एक 2D और एक 3D ऑब्जेक्ट के बारे में। तो 2 डायमेंशनल एरिया का जो सरफेस का जो एरिया होता है, वो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हो एरिया वेक्टर का, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि या तो आप ऐसे ले सकते हो या इधर ले सकते हो, मतलब दोनों ही डायरेक्शन नहीं हो सकता, या तो आप ये लोगे या तो ये लोगे। ये ध्यान रखना है कि इसके प्लेन पे ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। जैसे आप इसमें या तो ये ले सकते हो या तो इस तरीके से ले सकते हो। अगर आपने ये वाला ओरिएंटेशन रखा है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का, तो आप या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस तरीके से, है ना, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो। और अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देता है। स्फीयर के लिए हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूबॉइड या सिलेंडर के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है ये आपको समझ आ गया। अब इसका यूज कहां करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, देखो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी स्पेस या किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इसी चीज का मेजरमेंट देता है हमें कि आखिरकार किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है ना। तो यानी जो बेसिक डेफिनेशन है इसका, वो ये कहता है कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू। और अगर मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और जो उसका एरिया है उसका प्रोडक्ट कर दो, वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। लेकिन ध्यान ये बात रखनी है कि जो एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे अब इस केस में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स क्या हो गया भैया, ई आ गया। लेकिन अगर हम इस वाले केस की बात करें तो ये जो सरफेस इस तरीके से रखा गया है कि एरिया वेक्टर इस सरफेस पे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो अब इस एरिया के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक ए कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। तो ई ए कॉस थीटा क्या देगा, हमें फ्लक्स दे सकता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा आ गया। बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब जाहिर सी बात है कॉस थीटा है तो ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ई डॉट ए लिख सकते हैं इसको। थीटा जो होता है वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, ये हमेशा ध्यान रखना है। यूनिट हमारे पास जो फ्लक्स का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है फ्लक्स का वो क्या था, तब तब कैलकुलेट कर सकते थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी किसी एक छोटे से सरफेस, मतलब जिस सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसके छोटे छोटे एलिमेंट करेंगे, जैसे इस तरीके से किया गया कि ये पूरा एक सरफेस है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, इसके थ्रू हमने फ्लक्स निकाला, तो ये क्या आ गया, ई डॉट डी एस। और उसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो इस पूरे सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा, है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई ए कॉस थीटा डायरेक्टली यूज कीजिए, और अगर वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई डॉट ए करके और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना होता है ना। मतलब छोटे से एलिमेंट के लिए निकालना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर गॉस थ्योरम के अंदर। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस थ्योरम बोलो गॉस लॉ बोलो, दोनों एक ही बातें होती हैं। ये क्या कहता है हमसे कि किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस है में के अंदर अगर हम चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, फ्लक्स देगा। तो जो नेट फ्लक्स उस सरफेस से आएगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितना हम चार्ज उसके अंदर इंक्लोज करेंगे, है ना। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई कि नेट फ्लक्स जो होगा दैट इज ई डॉट डी एस, एंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और ये बराबर किसके होता है, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे भाई, ये सही बोला कि गलत बोला। इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, हमने एक देखो एक स्पेरिकल बॉडी लिया,
उसके सेंटर पे हमने क्या किया, एक चार्ज रखा है। अब ये जो पॉइंट चार्ज होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा रेडियली आउटवर्ड, यानी कि ये हर पॉइंट में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर हमें ये प्रूव करना है तो क्योंकि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, उसका भी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अब आप किसी भी जगह पे अगर आप इस एलिमेंट को लोगे तो जो उस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, उस एलिमेंट की एरिया का डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होने वाला है हमेशा, है ना। और एक और बात है, क्योंकि चार्ज को हमने स्फेरिकल बॉडी के सेंटर में रखा है, तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू सेम मिलने वाला है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एक छोटे से एलिमेंट से और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम डी फाई कैलकुलेट करें उस छोटे से एलिमेंट के लिए, तो वो फॉर्मुला क्या होता है, ई डॉट ds, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, सो ई डॉट ds हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ई ds आ जाएगा, है ना। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हर पॉइंट पे सेम था। किसी भी ds को लोगे, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, ये वाला किसी भी ds के लिए लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन से बाहर आकर के यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 4 पाई r स्क्वायर दे देगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R स्क्वायर और टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया कि भाई नेट फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से वो q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आता है। लेकिन एक बात आप समझो कि इस प्रूफ के दौरान हमने सरफेस को क्या ले लिया है, स्पेरिकल ले लिया है। लेकिन अगर आप इसको कोई और सरफेस लोगे तो शायद इस मैथमेटिकल तरीके से तो उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, लेकिन ये वैलिड किसी भी सरफेस के लिए होता है। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स की बात करता है और नेट फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस से पास करने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पे चार्ज क्यू ले लूं और मैं सरफेस ऐसा बनाऊं कि ऐसा बनाऊं, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए 4 पास कर रहा है तो ये इस सरफेस से भी उतना ही पास कर रहा है, इस सरफेस से भी उतना ही पास कर रहा है। यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा वो इंडिपेंडेंट होगा शेप और साइज ऑफ द सरफेस के, है ना। और वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इनक्लोज है उसके अंदर। अगर उसको चेंज करेंगे तो नेट फ्लक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम साइज को चेंज करते हैं, शेप को चेंज करते हैं गॉसियन सरफेस के, तो उससे बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है नेट फ्लक्स, है ना। और दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये उन सारे चार्जेस की वजह से होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा वो भी और जो बाहर होगा वो भी। हाँ, लेकिन जो नेट चार्ज लेना है वो कौन सा लेना है, जो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मीडियम अगर मान लीजिए हमारे पास फ्री स्पेस के अलावा कोई भी और होता है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे। और एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं कि k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है, या आप इसको एप्सिलॉन r टाइम्स एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। और ये जो k और एप्सिलॉन r होता है ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना। तो इस तरीके से हम समझ पाए हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है और कैसे उसको बात को प्रूव कर सकते हैं, और क्या ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है। तो आंसर है ये सबके लिए वैलिड हो सकता है ना। चाहे हम गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल बनाए, चाहे हम कोई भी सरफेस बनाए, लेकिन क्या होता है कि स्फेरिकल लेकर के हम इस बात को प्रूव करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, इसलिए हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया इस बात को। अब इसको अप्लाई करके हम क्या करते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं अलग अलग चार्ज सिस्टम्स के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है, हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक रॉड है और हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे ये दोनों पॉइंट अगर दिख रहा है तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी रॉड को देखूं यहां से और अगर मुझे इसका ये वाला एंड भी नहीं दिख रहा और ये वाला एंड भी नहीं दिख रहा, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। सो इनफाइनाइट और फाइनाइट इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहां से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या है, एक रॉड है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम इनफाइनाइट बॉडीज लेंगे तो जो भी चार्ज हम देते हैं, हम ये नहीं बताते कभी कि उस पर चार्ज, नेट चार्ज कितना है, क्योंकि हमें उसका डायमेंशन नहीं पता होता है ना। तो हम पहले से डिफाइन करते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अगर लीनियर बॉडी होगा तो लैम्डा डिफाइन करेंगे, अगर वो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम सिग्मा डिफाइन करते हैं उसके लिए। तो देख लीजिए कि ये एक चार्ज बॉडी था, मतलब रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इन डायरेक्शन में। और अगर आप इसकी सिमेट्री को देखोगे तो सिमेट्री जो बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हर डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से, है ना। इसके मतलब ये सिमेट्रिकली इस तरीके से रेडिएट होगा, यानी इसकी सिमेट्री सिलेंडर होगी। तो हमने गॉसियन सरफेस भी क्या लिया है, सिलेंडर लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है, कोई भी आर्बिट्री सरफेस जिसपे आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, वो क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया और उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का लेंथ एल लिया है और रेडियस क्या लिया, हमने स्मॉल आर लिया। यानी कि जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना था ना, उस रॉड से जितना डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना था, उतने ही रेडियस का हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। तो ये सारी बातें तो हमने वो लिखी हैं जो हमें इस डेरिवेशन को करते टाइम लिखना पड़ेगा, जो कि जरूरी भी है। अगर आप लोगों को पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको इतनी थ्योरी तो कम से कम लिखनी पड़ेगी, है ना। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के दो मेजर सरफेस होते हैं, दो प्लेन सरफेस होता है और एक क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखनी है जब भी आप अप्लाई करोगे गॉस थ्योरम को, कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है। तो अब देखो कि लेंथ तो बहुत बड़ा था इस रॉड का, लेकिन जितना लेंथ इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ पाया है वो उसका लेंथ क्या है, एल है। तो जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना है, लैम्डा टाइम्स एल हो जाएगा, है ना। अब
अगर मैं अलग अलग सरफेस के लिए, जैसे कि दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस है, तो देखो ये सरफेस नंबर 1 है और इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और यही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। सेकंड सरफेस के लिए जो कि कर्व सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो जिस डायरेक्शन में सरफेस एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे नेट फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टाइम्स 2 पाई आर एल आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा कर्व सरफेस एरिया के हर पॉइंट पे, और जो इंटीग्रल डीएस होगा जो कि कर्व सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन है तो का एलिमेंट था डीएस, तो वो क्या दे देगा, 2 पाई आर एच होता है, यहाँ पे एच क्या है, एल के बराबर है, तो 2 पाई आर एल आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सरफेस के लिए देखो कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दे आर परपेंडिकुलर, तो इसलिए यहाँ पे नेट फ्लक्स मतलब इस थर्ड सरफेस से फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम क्या कहता था बच्चों कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज q by epsilon naught टाइम्स 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज, तो नेट फ्लक्स जो आ जाएगा वो phi 1 phi 2 phi 3 को ऐड करके आएगा और इसकी वैल्यू e into 2 pi rl आ जाएगा, और उसको इक्वेट करेंगे इससे, तो नेट चार्ज जो इनक्लोज था इस गॉसियन सरफेस में लैम्डा टाइम्स एल था, एल से एल कैंसिल आउट हो गया और इस 2 पाई आर एल को जब इस साइड लाओगे तो ये फॉर्मुला क्या बन जाएगा, ई इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो रॉड से वो जो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता रहेगा, और वो पॉइंट जितना पास आएगा रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ता रहेगा। इसलिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ही ग्राफ ड्रॉ होगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलने वाला है आपको, है ना। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से, है ना। अब दूसरी चीज क्या है, हम इसी तरीके से इनफाइनाइट बॉडी ही है लेकिन अब ये इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, यानी अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है, सरफेस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये प्लेन चार्ज शीट है और ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट है, तो हमने इसका कोई सेक्शन लिया है और इसका एक छोटा सा एलिमेंट ये लिया है जिसका एरिया क्या है ना, और इसके चारों साइड हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया जैसे हमने पहले लिया था। फिर से वही बात होगी, इसमें भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस बनेंगे, 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस। अब इसमें क्या है कि जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, किसके कौन से सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए, लेकिन जो कर्व सरफेस है उसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो यहां से फ्लक्स तो नहीं आएगा लेकिन इस सरफेस से और इस सरफेस से फ्लक्स आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कितना चार्ज इंक्लोज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो देखो इतना ही सेगमेंट का चार्ज तो इंक्लोज है ना, और उसका एरिया कितना था, ए था, तो जो चार्ज इंक्लोज हो गया इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना हो गया बच्चों, सिग्मा टाइम्स ए आ गया, और ये बताया हुआ है मैंने प्रॉपर कि चार्ज इंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज व्हाट, सिग्मा टाइम्स ए। फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स आया है ये वाला फ्लक्स फर्स्ट सरफेस है, इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में यानी ई ए हो जाएगा। सेकंड सरफेस जो कि कर्व वाला है इसके लिए दोनों परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स क्या आ गया 0, और थर्ड सरफेस से फिर से क्या आ जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा। और जब आप नेट फ्लक्स निकालोगे तो ये टोटल फ्लक्स जो देगा 2 टाइम्स ई इंटू ए होगा, और क्यू इंक्लोज क्योंकि क्या था सिग्मा टाइम्स ए था, तो जब इसको पुट करेंगे इसकी वैल्यू को तो 2 टाइम्स ई इंटू ए क्या होगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब इस सीट से कितने डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे या यहाँ पे, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता, ऑल्दो ये डिपेंड करता है, बट अभी जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं जिस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट कहलाएगा उसके लिए तो जिन जिन पॉइंट पे ये इनफाइनाइट कहलाएगा ये सीट उन पॉइंट्स पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इंडिपेंडेंट है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो दूसरी चीज हमें इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम एक सीट के लिए देखा, एक सीट रखेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम 2 सीट को पैरेलली आपस में रखते हैं तो ऐसे 3 रीजन्स क्रिएट होते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है अगर ये दोनों ही सेम चार्ज का है, मतलब अगर दोनों सीट पे प्लस प्लस चार्ज है। तो देखो फर्स्ट स्पेस में जो कि लेफ्ट साइड में है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और थर्ड रीजन में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अब देखो तो फर्स्ट और थर्ड को देखो तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोनों की वजह से, दोनों सीट की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट साइड में क्या है भी एक डायरेक्शन में है। तो अगर हम राइट साइड वाले को, मतलब अगर हम इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन वाले को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट रीजन में और सेकंड रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ऐड हो गया है, लेकिन इन बिटवीन 2 प्लेट्स क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल हमने इसको अप्लाई किया है और उसकी वजह से हमें थर्ड रीजन, सेकंड रीजन और फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई है। बस एक बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। और इसी चीज को जब आप अप्लाई करोगे कि मान लो चार्ज डेंसिटी तो सेम हो लेकिन एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और एक पे नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है बाहर, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आता है उसकी तरफ आता है। तो अब आप देखो कि फर्स्ट रीजन में दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा। थर्ड रीजन में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है और क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। लेकिन जो इन बिटवीन 2 चार्जेस 2 प्लेट्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, और क्योंकि दोनों की वैल्यू भी सेम है तो जब आप इसको डबल करोगे तो जाहिर सी बात है कि 2 सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वैल्यू क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये रही बात किसकी, पैरेलल चार्ज शीट की। अब जो आखिरी चीज हमें इसमें कंप्लीट करना है वो है जो आखिरी डेरिवेशन करना है इस चैप्टर में, वो है कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सेल आता है और मतलब अगर एक कंडक्टिंग सेल है, सेल मतलब जिसमें अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, अगर आप उसको चार्ज दोगे तो वो चार्ज पूरे सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो देखो ये क्या होगा कि ये जो रेड लाइन से जो बना हुआ है स्फीयर, ये ओरिजिनल स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड हो गया है ना, ये इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, एक तो अंदर वाले सरफेस पे, एक उसके सरफेस पे, उसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और एक बाहर वाले सरफेस पे। तो हमने सबसे पहले कहां कैलकुलेट किया, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल में क्या है, अब क्योंकि हमने जो भी चार्ज दिया है उस कंडक्टिंग सेल को, वो उसके सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस S1 सरफेस के लिए कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है उस गॉसियन सरफेस पे। तो अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्यू इंक्लोज ही जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। और अगर इसी बात को आप आउटसाइड वाले पॉइंट पे अप्लाई करोगे तो अब देखो कि जो भी चार्ज इस सरफेस के को दिया गया है वही इस आउटसाइड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज हो रहा है, तो जो चार्ज इंक्लोज है वो क्या है, क्यू के बराबर है, और गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, और आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जिस भी एलिमेंट के लिए लोगे, चाहे आप यहाँ लो चाहे आप यहाँ पे लो, तो यहाँ पे भी डीएस क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, यानी कॉस क्या होगा, जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्योंकि हर पॉइंट पे सेम है उस गॉसियन सरफेस पे, तो उसको बाहर ले लिया गया, वो यहाँ आ गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर उस सरफेस का रेडियस होगा जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे ये बाहर वाला सरफेस है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस 4 पाई आर स्क्वायर को इस साइड ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर सरफेस पे निकालोगे तो या तो पूरा स्टेप इसी तरीके से सेम सॉल्व करो, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू, यानी जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होता है वो क्या होता है, स्मॉल आर होता है, जो कि ऑब्वियसली उसी कंडक्टिंग सेल के रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर दोगे तो फॉर्मुला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या देखने में आई कि देखो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये ऐसा लग रहा है कि चार्ज जो है वो कंडक्टिंग सेल के सेंटर पे जाके कंसंट्रेट कर रहा है। इसलिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में डायरेक्शन निकालोगे तो देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, लेकिन जैसे ही हम वहां से सरफेस पे पहुंचे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो सबसे मैक्सिमम मिला, और उसके बाद आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो कम होता होता चला जाएगा। तो जितना दूर जाओगे कंडक्टिंग सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको उतना ही कम मिलता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स थे इसके अंदर, और आप देखो तो टोटल इसके अंदर क्या है, 7 डेरिवेशंस हैं जो आपको कंप्लीट करना है इस पूरे चैप्टर में। तो आपको इस पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप वीडियो देखो तो आप साथ साथ इस बात को लिख सको। हाँ, आप रेफरेंस के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम वीडियो देखते देखते कई बार उतना नहीं नोट कर पाते, तो समझ के और फिर आप उस पीडीएफ से उस चीज को नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका हम PYQ करेंगे, है ना। और उसके बाद आने वाले दिनों में जो भी मैंने डेट्स दिए हैं कि किस डेट को कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उस तरीके से सारी वीडियोस आपके पास मिलती चली जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात और आखिरी में कहूंगा कि चाहे टाइम मुझे पता है कि कम है, लेकिन जिन बच्चों को भी अभी लग रहा है कि भाई मेरी प्रिपरेशन बहुत कम हुई है, तो कोशिश करते रहना है ना। अभी भी 1 महीना है, और अगर आप इस तरीके से जो चीज मैं करा रहा हूँ अगर आप साथ साथ करते जाओगे, जो चीज भी बोलूंगा अगर आप करते जाओगे, देखो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है पीछे पढ़ाने का, 12 सालों से ऑफलाइन में मैं हर साल बच्चों को, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनमें बहुत साल बाद में देखता हूँ कि बच्चे बहुत एंड में डिमोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जो भी बच्चे मेरे कहे अनुसार जो चीज मैं कहता हूँ उसको फॉलो कर लेते हैं, यकीन मानिए मेरे पास रिजल्ट है उन सारे बच्चों के जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं ना। तो अब तक आपने जो गलतियां करी है उसको भूल करके आगे बढ़ने का टाइम है, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आपके जैसे जितने भी और आपके दोस्त होंगे जिनको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, प्लीज उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनकी और आपकी और सबकी हेल्प हो सके, है ना। और सबसे मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि आप लोग जितना इसको सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को जितना लाइक करोगे, तो मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में और इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करने में मेरा भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर PYQ करेंगे और बाकी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे।